अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। यहाँ पर हमें ए बी और सी तीन सेट्स गिवन हैं, तो उनकी मदद से हमने ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है। सबसे पहले है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी और सी तीन सेट हों, इधर भी लिख लें ए बी और सी, इनके दरमियान यूनियन लगा दें, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर यहाँ हम पहले आखिरी दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो इक्वल के दूसरे साइड पर पहले दो सेट्स का यूनियन लेंगे। अगर इस तरतीब से तीन सेट्स का यूनियन लिया जाए तो इनका आंसर इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये होता है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। उसके बाद है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर यहाँ पर हम आखिरी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो दूसरी साइड पर फर्स्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन लें और फिर उसका तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल होगा। ये होता है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट हों, इधर भी हमारे पास, और इसका हम पहले लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, मतलब ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मतलब बी इंटरसेक्शन सी, यानी पहले आखिरी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेकर उसका पहले सेट के साथ यूनियन ले लें, तो इसका आंसर इक्वल होगा ए यूनियन को बी के साथ अलहदा कर दें, ये बन जाएगा ए यूनियन बी, और फिर ए यूनियन को सी के साथ अलहदा कर दें ए यूनियन सी, और जो ये वाला इस बी और सी के दरमियान इंटरसेक्शन है ये ब्रैकेट्स के दरमियान आ जाएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले यूनियन है तो पहले यूनियन का साइन आएगा, बाद में इंटरसेक्शन है तो बाद में इंटरसेक्शन का साइन आएगा। इसी तरीके से यह डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले ए का इंटरसेक्शन लेना है फिर बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन को ब्रैकेट के अंदर बी के साथ अलहदा और सी के साथ अलहदा करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इन तीन सेट्स की मदद से ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। सबसे पहले है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को हमने इन तीन सेट्स की मदद से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखने के बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ये ए यूनियन वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे बी की जगह पे बी वाला सेट लिख दें, यह आएगा हमारा 3 4 5 6 7 और 8। फिर आगे यूनियन है, यूनियन का साइन लगाया, आगे सी है, सी की जगह पे सी वाला सेट लिख दिया, 5 6 7 9 और 10, और ये वाली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ये ए की जगह पे ए वाला सेट लिखेंगे, यहाँ पर ए की जगह पे ए वाला सेट की ज़रूरत नहीं थी तो ए ही लिख दिया। अब
नेक्स्ट स्टेप में हमें ए वाले सेट की ज़रूरत है, तो हम ए की जगह पे ये ए वाला सेट लिख देंगे 1 2 3 4, ये वाला यूनियन वैसे का वैसे। अब इन दो सेट्स का पहले यूनियन लेकर लिखना है। पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर इन दो सेट्स का यूनियन लेना है। तो इनका यूनियन लेंगे तो दोनों सेट के नंबरों को इकट्ठा करके लिखेंगे। ये है 3 4 5 6 7 8। 5 6 7 इसके अंदर भी लिखा हुआ है जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। अब यहाँ पे 9 और 10 लिख दिया। ये हमारे पास बी और सी का यूनियन आ गया। अब हमने इसके साथ इसका यूनियन लेना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 3 और 4 यहाँ भी है, वो पहले ही लिख चुके हैं। अब 5 6 7 8 9 और 10 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए की जगह पे ए वाला सेट, ए की जगह पे 1 2 3 4, फिर ये यूनियन बी की जगह पे बी वाला सेट 3 4 5 6 7 8, और ये ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी वैसे का वैसे। उसके बाद पहले इन दो सेट्स का यूनियन ले लें। इन दो सेट्स का यूनियन लेके आंसर आएगा 1 2। यूनियन में दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4। 3 4 इधर भी है, पहले लिख चुके हैं। अब 5 6 7 और 8, इन दो सेट्स के नंबर को इकट्ठा कर दिया। अब यूनियन सी, यूनियन वैसे का वैसे, सी की जगह पे सी वाला सेट, सेट सी की वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। 5 6 7 पहले ही लिख चुके हैं। अब बाकी रह गया हमारे पास 9 और 10। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। 1 से लेकर 10 तक सारे लगातार नंबर हैं, और यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक सारे लगातार नंबर हैं। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल है। हम आखिर पे लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन को वैसे ही रहने देते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन, फिर सेट सी है। सेट सी है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। अब पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन है। अब मैं इस ए की जगह पे ए वाला सेट लिख रहा हूँ। ए वाला सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कौन कौन से नंबर सेम हैं? एक 5 5 6 और 6, 7 और 7, यानी 5 6 और 7 ये तीनों में, इन दोनों में कॉमन है, वो हमने लिख दिए। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कौन से नंबर्स कॉमन हैं? इधर है 5 6 7 और इधर है 1 2 3 4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर है एम्प्टी सेट।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसमें हमने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इंटरसेक्शन और सी। उसके बाद हमने इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 नहीं है। इसमें 3 4 है और इसमें 3 4 है, यानी सिर्फ इन दोनों सेट्स में 3 और 4 कॉमन है। इंटरसेक्शन ये सी है, सेट सी है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें देखना है कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। इसमें 3 और 4 है और इसमें 3 4 नहीं है, यानी इन दो सेट्स में भी कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है इसका भी आंसर एम्प्टी सेट है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है। आखिर भी लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये ए यूनियन वैसे का वैसे, ब्रैकेट बी की जगह पे बी वाला सेट, सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8 और इंटरसेक्शन सेट सी है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है। अब ए की जगह पे ए वाला सेट लिख देंगे। ए का सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4। यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इन इंटरसेक्शन में इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो इन दोनों में 5 6 7 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब इन दो सेट्स का यूनियन ले लेना है। यूनियन लेने से आंसर आएगा, इन दोनों सेट्स के नंबर को इकट्ठा करें। 1 2 3 4 इधर है और 5 6 7 इधर है, 5 6 7 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम ए और बी का यूनियन लेते हैं। ये ब्रैकेट लगाई, ए की जगह पे ए वाला सेट लिखा। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 यूनियन बी की जगह पे बी वाला सेट लिख दिया। सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। फिर ये वाला इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा दिया, क्योंकि पहले हमने इन दोनों का यूनियन अलहदा लेना है और इसका यूनियन अलहदा लेना है। तो यहाँ पर सेट ए है। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4। फिर यूनियन दरमियान में यहाँ पे यूनियन लगाया। आगे सेट सी है। सेट सी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10। अब इन दो का यूनियन लेते हैं तो आंसर आएगा 1 2 3 4। 3 4 इधर भी है, लिख दिया। अब 5 6 7 और 8 याद रखना है, सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना। 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक ही बार लिखना है, सेट को रिपीट नहीं करना। इन दो का यूनियन ये आ गया, फिर ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, और इस ब्रैकेट में इन दोनों का यूनियन। इन दोनों का यूनियन क्या है हमारे पास
1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक नंबर्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। दोनों आंसर बिल्कुल सेम हैं। और आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इस लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी सेम लिख देना है और बी यूनियन सी को सॉल्व करना है। तो सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। फिर ये वाला यूनियन का साइन लगा दिया। आगे सी लिखा हुआ है तो सेट सी लिख दें। सेट सी में एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 और 10 और ब्रैकेट क्लोज। अब ए की जगह पे ए वाला सेट लिख दें। सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 और ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही। इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में इन दोनों को सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे तो ये बनेगा 3 4 5 6 7 5 6 7 दोनों में है तो एक बार लिख देंगे 5 6 7 और यहाँ पे 8 9 और 10। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वो हैं 3 और 4। यहाँ भी 3 और 4। तो इन दोनों में सिर्फ 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। इसमें हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी लेना है और ए इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों का यूनियन ले लेना है। चाहे तो इकट्ठा सॉल्व कर लें, चाहे तो अलहदा अलहदा सॉल्व कर लें। यहाँ पर पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन और फिर हमारे पास है सेट बी। सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो इन दोनों में 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन सी लेना है। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इंटरसेक्शन सेट सी। सेट सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 और 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में कुछ भी नहीं है। इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 3 4 नहीं है, इसलिए कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका आंसर है एम्प्टी सेट। अब हमने इन दोनों का यूनियन ले लेना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 3 4 और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का आंसर है एम्प्टी सेट। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 4, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 3 4 और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है 3 4। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर बी। अब उसने ए बी और सी तीन सेट के एलिमेंट्स चेंज कर दिए हैं, बाकी हमने वही चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी हैं। प्रॉपर्टी सेम है, ए बी और सेट सी चेंज कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम ए यूनियन वैसे का वैसे लिख देते हैं और बी और सी का यूनियन लेते हैं। सेट बी हमारे पास है अब 0 यूनियन सेट सी है हमारे पास 0 1 और 2, इनका यूनियन लेते हैं। अब ए की जगह पे ए वाला सेट लिख दें। सेट ए है हमारे पास एम्प्टी सेट, ये यूनियन इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन में यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0, तो इनका यूनियन लेंगे। 0 को एक बार लिखेंगे, 1 और 2, तो बी यूनियन सी का आंसर आ गया 0 1 2। अब हमने इन दो सेट्स का यूनियन लेना है, तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं, तो फिर यही आंसर में आ जाएंगे 0 1 और 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करेंगे। सेट ए हमारे पास है एम्प्टी सेट, फिर यूनियन, फिर सेट बी है हमारे पास जिसमें सिर्फ 0 है, ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी वैसे का वैसे। अब इन दोनों का यूनियन लें। इन दोनों के यूनियन में सिर्फ 0 आएगा, यूनियन। अब सी की जगह पे सी वाला सेट लिख दें। सेट सी में है हमारे पास 0 1 और 2, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 0 1 2। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 और राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 1 2 है। आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2 एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन वैसे ही रहेगा। पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करना है, तो सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है सिर्फ 0, इंटरसेक्शन सेट सी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 और 2। उसके बाद हमारे पास ये सेट ए एम्प्टी सेट है, इसकी जगह पे एम्प्टी सेट लिख दिया। इंटरसेक्शन, अब पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन है, तो सिर्फ 0 ही लिख देंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सेट बी में सिर्फ 0 है, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आएगा एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ये सेट सी के एलिमेंट्स हैं 0 1 और 2। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर है एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर एम्प्टी सेट और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। उसके लिए ये हमारे पास ए यूनियन वैसे का वैसे, ये ब्रैकेट बी की जगह पे बी वाला सेट, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, फिर इंटरसेक्शन सेट सी में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ए की जगह पे ए वाला सेट लिखें। सेट ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन है, 0 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है।
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले ए यूनियन बी, ए हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सेट बी में सिर्फ ज़ीरो है, इंटरसेक्शन सेट ए में एम्प्टी सेट, यूनियन सेट सी है हमारे पास 0 1 और 2 ब्रैकेट क्लोज। पहले हम इन दो का यूनियन लेंगे, तो इन दोनों के यूनियन में सिर्फ 0 आ जाएगा, इंटरसेक्शन इन दोनों के यूनियन में 0 1 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 ही कॉमन है, तो ये इसका राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 0 है और राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया। आखिर भी लिख दें, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन वैसे का वैसे, पहले बी और सी का यूनियन ले लें, तो सेट बी में हमारे पास सिर्फ 0 है, यूनियन सेट सी में एलिमेंट्स हैं 0 1 और 2 ब्रैकेट क्लोज, और ए की जगह पे ए वाला सेट लिखें, सेट ए में हमारे पास एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन लें, तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि इन दोनों के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट है एम्प्टी सेट हमारे पास, इंटरसेक्शन सेट बी में सिर्फ 0 है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट, सेट ए एम्प्टी सेट है हमारे पास, इंटरसेक्शन सेट सी में हमारे पास 0 1 और 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन दो का इंटरसेक्शन ले लें, इन दो का इंटरसेक्शन में आएगा एम्प्टी सेट क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला यूनियन वैसे का वैसे, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट क्योंकि इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। अब इन दोनों का यूनियन लें तो दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, तो इसका यूनियन भी एम्प्टी सेट होगा। आखिर में लिख दें, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है, इसमें हमें ए बी और सी के सेट चेंज कर दिए हैं और बाकी हमने चारों प्रॉपर्टीज़ वही प्रूव करनी है। इसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, उसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सेट ए है हमारे पास एन यूनियन, सेट बी की वैल्यू है हमारे पास जेड यूनियन और सेट सी की वैल्यू है हमारे पास क्यू। तो सबसे पहले ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि जो एन होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है जेड का और जेड प्रॉपर सबसेट होता है क्यू का, यानी इन तीनों में से सबसे छोटा सेट जेड है, एन है। एन के सारे एलिमेंट्स जेड में मौजूद होते हैं और जेड के सारे एलिमेंट्स क्यू में मौजूद होते हैं। तो एन के और जेड के सारे एलिमेंट्स क्यू में मौजूद होते हैं। तो जब हम एन यूनियन जेड और क्यू का यूनियन लेंगे तो आंसर में आएगा क्यू, क्योंकि जेड के सारे एलिमेंट्स क्यू के पास होते हैं। तो इन दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठा करेंगे तो आंसर आएगा क्यू, और एन यूनियन क्यू का लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्यू, क्योंकि इन दोनों में क्यू सुपर सेट होता है और एन क्यू का सब सेट होता है। तो यूनियन में हमेशा सुपर सेट आंसर आता है। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, इसमें पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। सेट ए है हमारे पास एन के इक्वल, यूनियन सेट बी है जेड के इक्वल, यूनियन सेट सी है हमारे पास
Q के इक्वल। तो जब N और Z का यूनियन लेंगे तो आंसर में आएगा Z, क्योंकि N सबसेट है और Z सुपर सेट है, तो सुपर सेट आंसर में आएगा। यूनियन ये Q वैसे का वैसे। अब इन दोनों में Z सबसेट है और Q सुपर सेट बन गया है, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर में आएगा Q। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी Q और राइट हैंड साइड का आंसर भी Q। आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। नेक्स्ट है पार्ट 2 एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में सेट A है हमारे पास N इंटरसेक्शन, सेट B है हमारे पास Z इंटरसेक्शन और सेट C है हमारे पास Q के इक्वल। तो N वैसे का वैसे इंटरसेक्शन, पहले Z और Q का इंटरसेक्शन लेंगे। याद रखें यहाँ पर जो Z है वो Q का सबसेट है और जो N है वो Z का सबसेट है। तो जब एक सबसेट और एक सुपरसेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा सबसेट आंसर में आता है। तो Z और Q में Z सबसेट है, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में आएगा Z। और अब N और Z में से N सबसेट है और Z सुपरसेट है, तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में आएगा N। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है N। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सेट A की वैल्यू है हमारे पास N इंटरसेक्शन सेट B की वैल्यू है हमारे पास Z इंटरसेक्शन सेट C की वैल्यू है हमारे पास Q। अब N इंटरसेक्शन वैसे का वैसे Z और Q का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास आंसर आएगा Z, क्योंकि Z सबसेट है और Q सुपरसेट है। सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन लें तो सबसेट आंसर में आता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो N सबसेट है और Z सुपरसेट है, तो सबसेट और सुपरसेट का इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आंसर में आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी N है और राइट हैंड साइड का आंसर भी N है। आखिर में लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये हमने प्रॉपर्टी लिखी, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सेट A है हमारे पास N यूनियन B हमारे पास है Z इंटरसेक्शन सेट C की वैल्यू है Q। अब ये N यूनियन वैसे का वैसे Z और Q में Z सबसेट है और Q सुपरसेट है, तो जब Z इनमें N सबसेट है Z का और Z खुद सबसेट है Q का, तो जब सबसेट और सुपरसेट में का इंटरसेक्शन लें तो हमेशा सबसेट आंसर में आता है और इनका यूनियन लेंगे तो आंसर में Z आएगा, क्योंकि सबसेट और सुपरसेट का यूनियन लेने से सुपरसेट आंसर में आता है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। उसके बाद राइट हैंड साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड में सेट A है हमारे पास N यूनियन सेट B है हमारे पास Z इंटरसेक्शन सेट A N और इंटरसेक्शन सेट C है हमारे पास Q। N यूनियन Z का आंसर आएगा Z, क्योंकि N के सारे एलिमेंट्स Z में मौजूद हैं, तो इनका यूनियन लेने से आंसर आएगा Z इंटरसेक्शन N और Q में कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, इधर आएगा यूनियन और यहाँ भी आएगा यूनियन, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन में जो बड़ा सेट है सुपर सेट वो आंसर में आएगा, तो N और Q का यूनियन Q होगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन में सब सेट आंसर में आता है, तो Z और Q का सब सेट Z है, तो आंसर में आएगा Z। इस तरीके से लेफ्ट साइड का आंसर भी Z और राइट साइड का आंसर भी Z। आखिर पे लिख दें हैंस
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इधर पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए है हमारे पास एन इंटरसेक्शन ब्रैकेट सेट बी है हमारे पास जेड यूनियन सेट सी है हमारे पास क्यू। ये एन इंटरसेक्शन वैसे का वैसे जेड और क्यू का यूनियन लेंगे तो आंसर में क्यू आएगा, क्योंकि जेड और क्यू में क्यू सुपर सेट है और यूनियन में सुपर सेट आंसर में आता है। अब एन और क्यू का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन में सब सेट आंसर में आता है। एन और क्यू का इंटरसेक्शन सब सेट है और वो एन है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड, यहाँ पर सेट ए एन के इक्वल है, इंटरसेक्शन सेट बी जेड के इक्वल है, यूनियन सेट ए एन के इक्वल है, इंटरसेक्शन सेट सी क्यू के इक्वल है। तो एन और जेड का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में एन आएगा, यूनियन एन और क्यू का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में एन आएगा। और एन दो सेम सेट्स का यूनियन ले लें तो वही सेट आंसर में आता है। आखिर पर लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें यू ए और बी तीन सेट दिए गए हैं, इन तीन सेट्स की मदद से हमने डी मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करने हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉज आपको जुबानी याद होने चाहिए। वो क्या होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक डी मॉर्गन्स लॉ है और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इधर ब्रैकेट में यूनियन लगाएंगे तो बाहर इंटरसेक्शन, और अगर इधर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो इधर यूनियन लगा देंगे। ये हमारे पास दो डी मॉर्गन्स लॉ हैं। तो पहले हम ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे। सेट ए है हमारे पास 2 4 6 से लेके 20 तक सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं सारे। फिर यूनियन बी, सेट बी में हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं 1 से लेकर 19 तक। 1 3 5 ये सारे ओड नंबर्स 1 3 5 से लेके 19 तक। उसके बाद इनका यूनियन लेंगे तो दोनों सेट के नंबर्स को इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख देंगे। 1 2 ओड नंबर्स इधर से और इवन नंबर्स इधर से इकट्ठे करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स तरतीब से आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 से लेकर तरतीब के साथ 20 तक। अब हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए यूनियन बी माइनस कर देना है। तो सेट यू में हमारे पास 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं, माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में भी हमारे पास 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये दो सेम सेट्स हैं, इनमें बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। जब पहले सेट में से ये वाला सेट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास एम्प्टी सेट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसको 1 का नाम दे दें। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, u है हमारे पास 1 2 3 से लेके 20 तक, माइनस सेट ए हमारे पास है
2, 4, 6 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स। अब 1 से लेकर 20 तक सारी गिनती में से, काउंटिंग में से ये सारे 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी हमारे पास सारे ओड नंबर्स बचेंगे। 1, 3, 5 से लेके 19 तक ये ए कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट में u माइनस बी, सेट u में 1, 2, 3 से लेके 20 तक लगातार नंबर्स हैं, माइनस सेट बी में हमारे पास 1 से लेके 19 तक सारे ओड नंबर्स हैं। तो 1 से लेकर 20 तक सारी गिनती में से ये ओड नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 2, 4, 6 से लेके 20 तक। यानी अब इनमें से ओड नंबर्स निकाल दिए हैं। 2 के बाद 4, 4 के बाद 5 छोड़ के 6, 4 आएगा, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 आएगा और इसी तरतीब से 20 तक। ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1, 3, 5 से लेके 19 तक, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 2, 4, 6 से लेके 20 तक। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट है। इसको हम 2 का नाम देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आखिर में लिख दें फ्रॉम 1 and 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए हमारे पास है 2, 4, 6 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर आगे बी लिखा हुआ है तो बी वाला सेट 1, 3, 5 से लेके 19 तक सारे ओड नंबर्स। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इधर सारे इवन नंबर्स हैं और इधर सारे ओड नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब है u में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर देना है। तो सेट u में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेके 20 तक, माइनस a इंटरसेक्शन b का आंसर है एम्प्टी सेट। यानी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स में से एम्प्टी सेट माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो ये पहला नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होना। 1, 2, 3 से लेके 20 तक ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो u में से a को माइनस करना है, यहाँ पे सेट u लिखें 1, 2, 3 से लेके 20 तक, फिर माइनस सेट a है हमारे पास 2, 4, 6 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स। तो सारी गिनती में से ये इवन नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 1, 3, 5 से लेके 19 तक सारे ओड नंबर्स। 1 से लेकर 20 तक सारी गिनती में से इवन नंबर्स निकाल दिए तो बाकी ओड नंबर्स बच गए। अब हमने b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी u में से b को निकाल देना है 1, 2, 3 से लेके 20 तक, माइनस सेट b के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 3, 5 से लेके 20 तक 19 तक सारे
ओड नंबर्स। अब 1 से लेके 20 तक सारी काउंटिंग में से ये सारे ओड नंबर्स निकाल देंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास 2 4 6 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर्स। ये बी कॉम्प्लीमेंट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इधर आएगा यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 से लेके 19 तक, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 से लेके 20 तक। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स। देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स, और राइट हैंड साइड में भी 1 से लेके 20 तक सारे नंबर्स। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। आखिर पे लिख दें हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द सेट। एक सेट P है x सच दैट x इज इक्वल टू 5m एंड m बिलोंग्स टू n, यानी इस सेट में जो एलिमेंट्स आने हैं वो 5 का मल्टीपल्स हैं, यानी 5 के साथ m की जगह पर नेचुरल नंबर्स लिखते जाएं तो इस सेट के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। यानी 5 की जगह पे 1 लिखें, 5 की m की जगह पे 2 लिखें, 10 m की जगह पे 3 लिखें, 15। तो 5m का मतलब है 5 का टेबल और ये आखिर तक चलता ही जाएगा। उसके बाद सेट Q है हमारे पास, सेट Q में 2m यानी 2 का टेबल, यानी 2 का टेबल पढ़ते जाएं, m की जगह पर नेचुरल नंबर लगाते जाएं तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस सेट में लिखते जाएं। यानी m की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को m की जगह पे 2 लगाएं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, m की जगह पे 3 लगाएं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो सिंपली याद रख लें 2m का मतलब है 2 का टेबल, 5m का मतलब है 5 का टेबल पढ़ते जाएं। तो ये हमारे पास सेट P और ये हमारे पास सेट Q है। इन दोनों की मदद से हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। P की जगह पे P वाला सेट लिख दें। सेट P में एलिमेंट्स हैं 5 10 15 यानी 5 का टेबल वाले, 20 25 30 और इसी तरतीब से चलते जाएंगे। फिर इंटरसेक्शन, फिर Q के एलिमेंट्स सेट Q में है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इसी तरतीब से चलते जाएंगे। इनका इंटरसेक्शन लेना है तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखें पहला एलिमेंट है 10, यहाँ पर भी 10, तो पहला एलिमेंट इन दोनों में 10 कॉमन है। उसके बाद 5 के टेबल पे आगे 20 आएगा तो 2 के टेबल पे भी आगे जाके यहाँ पे कोई नंबर 20 आएगा, तो इन दोनों में एक 20 कॉमन होगा। फिर इसमें 30 आएगा, फिर इसमें भी चलते जाएंगे तो आगे एक नंबर 30 आएगा। यानी वो नंबर्स 10 20 और 30 ये ऐसे नंबर्स हैं जो 5 के टेबल पर भी आते हैं और 2 के टेबल पर भी आते हैं, ये इन दोनों में कॉमन हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये रिजल्ट को प्रूव करना है। इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लगाऊंगा, यानी बाहर इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन को ए के साथ और बी के साथ अलग अलग कर दें, ए इंटरसेक्शन ए, फिर ये वाला यूनियन
और फिर ए इंटरसेक्शन को बी के साथ भी अलहदा कर दें। यहाँ से ए इंटरसेक्शन ए का आंसर आएगा ए, क्योंकि दो सेम सेट्स का इंटरसेक्शन लेने से भी आंसर ए आएगा और दो सेम सेट्स का यूनियन लेने से भी आंसर ए ही आएगा। इसका आंसर आ गया ए और ये यूनियन वैसे का वैसे लिख दिया और ये ए इंटरसेक्शन बी भी सेम लिख दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। यहाँ पर लिख दें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और आंसर आ गया राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपने लिखना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर यूज की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हम यहाँ पर ए यूनियन को ब्रैकेट के अंदर ए के साथ और बी के साथ अलहदा कर देते हैं। तो ए यूनियन को ए के साथ अलहदा कर दिया, फिर ये वाला इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन को बी के साथ अलहदा कर दिया। उसके बाद ए यूनियन ए का आंसर ए होता है। दो सेम सेट्स का यूनियन लेने से वही सेट आंसर में आता है और ये इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी वैसे का वैसे लिख दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और यहाँ पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, लेकिन यहाँ पे बाहर यूनियन था और अंदर इंटरसेक्शन था, तो इधर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 3 फाइंड। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी ऑफ 0 फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जी वाला फंक्शन है 7x माइनस 2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जी वाले फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करना है। तो x की जगह पे 0 पुट कर दिया और इधर भी 7x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का आंसर माइनस 2। तो जी 0 का आंसर हो गया माइनस 2। अब है सेकेंड पार्ट, इसमें जी ऑफ -1 यानी इस फंक्शन में x की जगह पे -1 पुट करना है। तो x की जगह पे -1 पुट कर दें। 7 इंटू -1 माइनस 2, 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया -7 और -2, -7 -2 -9 यानी g ऑफ -1 का आंसर आ गया -9। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, इसमें x की जगह पर हमने -5/3 पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह पे -5/3 पुट करेंगे। 7 के साथ भी x की जगह पे -5/3 -2। अब 7 को हमने -5/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आएगा ओवर 3 -2। याद रखना है 7 को सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को नीचे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। वो यहाँ पे 7 के नीचे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा। तो जब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक ये फ्रैक्शन है और ये 2 है। जब इन दो वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जब दो वैल्यूज़ में से एक भी वैल्यू फ्रैक्शन वाली हो तो उसको कंबाइन करने के लिए हमें एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। जब एलसीएम और इसके नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देते हैं, जबकि एलसीएम वाली वैल्यू जिस नंबर के नीचे मौजूद ना हो ये वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। अब -35 और -6 -41/3 ये इसका आंसर है, g ऑफ -5/3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमारे पास s वाले फंक्शन में s ऑफ 1 है, यानी s वाले फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करना है। तो हमने यहाँ पर s वाला फंक्शन लिखा, इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे। 8 इंटू 1 का स्क्वायर -3, 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 वैसे का वैसे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 -3, 8 -3 5। s ऑफ 1 का आंसर है 5। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसमें हमने s वाले फंक्शन में x की जगह पे -9 पुट करना है। तो s वाला फंक्शन लिखा, उसमें x की जगह पे -9 पुट कर दें। 8 इंटू -9 का स्क्वायर -3, 8 इंटू -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर +81। नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, -3। जैसे -9 का स्क्वायर मतलब -9 मल्टीप्लाई -9, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। अब 81 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, 648 -3। अब 648 में से 3 माइनस कर दें, आंसर आएगा 645। ये s ऑफ -9 का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, s ऑफ 7/2, यानी s वाले फंक्शन में x की जगह पे 7/2 पुट करना है। तो s इंटू एक्स की जगह पे 7/2, और इधर भी 8 इंटू एक्स की जगह पे 7/2 का स्क्वायर -3। यहाँ पर 8 वैसे का वैसे, ये 7 का भी स्क्वायर लेंगे और 2 का भी स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, और 2 का स्क्वायर 2 × 2 4, -3 वैसे का वैसे। अब ये 4 इस 8 के साथ कट हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, और ये 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 98 -3। 98 में से 3 माइनस कर दें तो आंसर आएगा 95। तो s ऑफ 7/2 का आंसर है 95। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये हमें एक फंक्शन दिया गया है वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर्स। इसमें a और b कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ f of -2 इज इक्वल टू 3 एंड f of 4 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज फाइंड करें। यहाँ पर हम ये फंक्शन लिख रहे हैं f of x इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इस फंक्शन में यहाँ पर दोनों साइड पर x की जगह पे -2 पुट करेंगे। यहाँ से हिंट मिल रहा है कि एक बार f वाले फंक्शन में x की जगह पे -2 पुट करना है और एक बार x की जगह पे 4 पुट करना है। तो यहाँ पर x की जगह पे -2 पुट कर दें, और a इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस b, ये बन गया f -2, और f -2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू a को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2a प्लस b। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहां से हिंट मिल रहा है कि एक बार इसी फंक्शन में f of x इज इक्वल टू ax प्लस b में x की जगह पे 4 पुट करना है। यहाँ पर 4 पुट करें, a इंटू 4 प्लस b। तो f4 किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो हम f4 की जगह पे लिख देते हैं 10।
ये उन्होंने खुद बताया हुआ है कि जब x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो जो f4 बनेगा वो 10 के इक्वल होगा, तो इसकी जगह पर 10 लिख दिया। a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4a प्लस b, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। लिखा 3 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, और ये 10 इज इक्वल टू 4a प्लस b। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि दोनों इक्वेशंस में ये b वाली वैल्यू सेम है, ये a वाली वैल्यू सेम नहीं है। तो जो वैल्यूज सेम हैं उनके साइन भी सेम हैं। तो सेम वैल्यूज़ के साइन भी सेम हों तो उनको कैंसिल करने के लिए इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज, 4a के साथ कोई साइन नहीं, इसका साइन प्लस वाला होगा। 10 के साथ कोई साइन नहीं, इसका साइन प्लस वाला होगा। तो जब चेंज करेंगे तो नीचे माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस हो जाएगा। ऐसे प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 माइनस 10 यह हो जाएगा -7, और -2a और -4a ये हो जाएगा -6a। अब ये -6 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर देंगे। -7 ओवर -6 इज इक्वल टू a। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 7/6। ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में अपनी मर्जी से पुट कर दें। हमने लिख दिया पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी a की वैल्यू 7/6 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू -2a प्लस b। इस इक्वेशन में a की जगह पर 7/6 पुट कर दिया प्लस b। अब ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल होके नीचे 3 बचेगा, ये बन गया -7/3 प्लस b। अब ये -7/3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा +7/3 इज इक्वल टू b। अब देखिए बच्चों, इनका एलसीएम लेना है। अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों और उनमें से एक वैल्यू फ्रैक्शन वाली हो तो उसका एलसीएम लेकर ऐड करते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 3, क्योंकि नीचे सिर्फ 3 लिखा हुआ है। और एलसीएम वाली वैल्यू अगर किसी नंबर के नीचे ना लिखी हो तो ये नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे। एलसीएम वाली वैल्यू और इसके नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम ही लिखते हैं। इज इक्वल टू बी 9 प्लस 7, 9 में 7 ऐड कर दें तो आंसर आएगा 16/3 इज इक्वल टू बी। ये हमारी बी की वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x - 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें kx की ये दो वैल्यूज दी गई हैं और हमें कहा गया है कि x की वैल्यू फाइंड करें। देखें स्टूडेंट्स, एक k ऑफ x की वैल्यू दी गई है 7x - 5 और एक kx की वैल्यू दी गई है 100। तो अगर हम कहें कि ये kx की ये वाली वैल्यू इस kx की जगह पर पुट कर दें, ये kx की वैल्यू 7x - 5 इस kx की जगह पर पुट कर दें तो ये बन जाएगा 7x - 5 इज इक्वल टू 100। यहाँ से 100 -5 इधर जाके +5 कर दें और 7x वैसे का वैसे 100 + 5 105 और
7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 105/7। अब 105 को 7 पर डिवाइड कर दें, 7 1 ज़ार 7, इसको कटिंग करें तो 7 1 ज़ार 7, बाकी 3 कैरी 5 के साथ 35 और 7 5 ज़ार 35। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और यहाँ पर लिख सकते हैं कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर कर दें या ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग, हम दोनों को कंपेयर किया है तो हमने देखा कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं, फिर इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g of x is equal to mx² plus n where m and n are constant numbers if g of 4 is equal to 20 and g of 0 is 5, find the values of m and n। हमें ये एक फंक्शन दिया गया है और ये दो कंडीशंस दी गई हैं। इन दो कंडीशंस की मदद से हमने इस फंक्शन से दो इक्वेशंस बनानी है और उनकी मदद से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन हमने लिख दिया g of x इज इक्वल टू mx² प्लस n। अब इस फंक्शन में x की जगह पर 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा g of 4 इज इक्वल टू m, x की जगह पे 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर प्लस n और m वैसे का वैसे 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस n। उसके बाद 16 को m से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 16m प्लस n और ये G4 लिखा हुआ है और G4 हमें बताया गया है कि इसकी इक्वल है 20 के, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं 20। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दोबारा यहाँ से हिंट मिल रहा है कि एक बार G में x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये फंक्शन लिख दिया g of x इज इक्वल टू mx² प्लस n। इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दें, m इंटू एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस n और g of 0, g0 बताया गया है 5 के इक्वल है, इसकी जगह पे लिख दिया 5 इज इक्वल टू m इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस n और 5 इज इक्वल टू m को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस n और 5 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट 5। अब ये n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। हमने लिखा पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह पे 5 लिख दें, यानी 20 इज इक्वल टू 16m प्लस n, n की जगह पे लिख दिया 5। अब ये 20 वैसे का वैसे, ये प्लस 5 इधर जाके -5 हो गया इज इक्वल टू 16m। 20 में से 5 माइनस किए तो 15 इज इक्वल टू 16m। उसके बाद ये 16m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 15/16। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।